और हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे थे? सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, इतनी बात। अब मैंने कहा था सोर्स ऑफ लाइट है क्यों? सबसे पहले तो एनी ऑसिलेटिंग और accelerated charge system produces any oscillating or accelerated charge system produces electric field, magnetic field, electric and magnetic field around it as well as radiates energy in form of electromagnetic radiations. Electromagnetic radiations. ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर एनर्जी पैकेट्स called as photons ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड एज फोटॉन्स। ठीक है, अब these photons travel in straight line in homogeneous medium। बता रहा हूं सारी बातें क्या है। होमोजीनियस मीडियम मतलब अगर मीडियम सेम है तो फोटॉन्स स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे। क्लियर है बात? अगर क्लियर तो यस लिख दो एक बार चैट बॉक्स में। बेटा अगर क्लियर है तो यस लिखो। अब मैंने क्या कहा आपसे, होमोजीनियस मीडियम का मतलब क्या है? अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा है तो फोटॉन्स स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करेंगे। ठीक है, इतनी बात। अब मैंने क्या क्या बात बताई? कोई भी ऑसिलेटिंग या एक्सेलरेटेड चार्ज सिस्टम है तो अपने आसपास ई और बी प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और उसके साथ साथ एनर्जी रेडिएट करता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं? एनर्जी पैकेट्स होते हैं, उनको फोटॉन्स कहते हैं, और फोटॉन्स स्ट्रेट लाइन पे चलते हैं इन होमोजेनियस मीडियम। दूसरी चीज, स्पीड ऑफ फोटॉन्स is 3 into 10 की power 8 मीटर पर सेकेंड, that is C in vacuum। बाकी अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगी, लेकिन वैक्यूम में ये स्पीड। क्लियर बेटा? ठीक है, कोई इश्यू है इसमें? अब आते हैं दूसरी कहानी। अब हम डिफरेंट टाइप के सोर्स ऑफ लाइट देखते हैं। पहला सोर्स ऑफ लाइट इज व्हाट? पॉइंट सोर्स या स्फेरिकल सोर्स। उसके बाद फिर लीनियर सोर्स। ठीक है, ऐसे ऐसे बात करेंगे। तो अब जरा देखो एक मिनट, अब जरा देखो बेटा, पॉइंट और स्फेरिकल सोर्स ऑफ लाइट। अब पॉइंट और स्फेरिकल सोर्स ऑफ लाइट की कहानी क्या है? ठीक है, अपनी बात। ये मान लो हमारे पास पॉइंट सोर्स है, इसके अंदर कुछ ऑसिलेटिंग चार्जेस हैं या एक्सेलरेटेड चार्जेस हैं, वो
इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास को प्रोड्यूस करेंगे एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस करेंगे इन फॉर्म ऑफ व्हाट, एनर्जी पैकेट्स। अब एनर्जी पैकेट्स इसके आसपास मैंने मीडियम होमोजेनियस मान लिया, मान क्या लिया, वैक्यूम मान लिया। सपोज मीडियम इज व्हाट, वैक्यूम, इसके आसपास। तो ये पॉइंट है, ध्यान सुनना, इस पॉइंट से हर डायरेक्शन में फोटॉन्स निकलेंगे ऐसे, मतलब पॉइंट सोर्स और स्फेरिकल सोर्स ऑफ लाइट से क्या होगा, photons are emitted radially in all possible direction वैक्यूम है तो विद स्पीड c, हाँ या ना? अगर वैक्यूम है तो विद स्पीड c हर पॉसिबल डायरेक्शन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बेटा सिर्फ दीपिका जवाब दे रही है, सक्षिमा ने बोला है, ठीक है, और कोई जवाब देना चाहेगा? ठीक है, स्पीड c से हर पॉसिबल डायरेक्शन में फोटॉन्स एमिट होंगे, ठीक है। चलो अब जो फोटॉन टाइम 0 पे एमिट हुआ, ठीक है, इतनी बात, आप एक काम करो, जो फोटॉन टाइम 0 पे एमिट हुआ, ठीक है, इतनी बात, जितने भी फोटॉन टाइम 0 पे एमिट हुए वो सारे फोटॉन t टाइम बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे, ct, यस और नो? तो अगर ये वाला फोटॉन इधर की तरफ एमिट हुआ तो ये इस डायरेक्शन में, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया, ct। ये फोटॉन इधर एमिट हुआ तो यहां से लेके यहां तक का डायरेक्शन क्या हो गया, ct, यस और नो? यस और नो? अब एक चीज और देखो बेटा, जो किसी इंस्टेंट पे फोटॉन एमिट हुए, मतलब टाइम 0 पे जो एमिट हुआ, ठीक है, इतनी बात, जो टाइम 0 पे एमिट हुआ वो सारे आइडेंटिकल कंडीशन के हिसाब से एमिट हुए थे। तो टाइम 0 वाले फोटॉन्स जो एमिट हुए, मान लो 100 फोटॉन एमिट हुए टाइम 0 पे, तो ऑल दीज 100 फोटॉन्स विल हैव सेम फेज, यस और नो? मैंने क्या कहा, जो टाइम 0 पे फोटॉन्स एमिट हुए, 100 फोटॉन मान लो, उन सबका फेज क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, इतनी बात। तो किसी भी समय पे एमिट होने वाले फोटॉन्स का फेज क्या होगा, सेम। अब तो हम क्या कह सकते हैं, फोटॉन्स एमिटेड एट पर्टिकुलर टाइम have same phase, क्योंकि एक ही सोर्स से एमिट हुए, ठीक है। अब t टाइम के बाद वो कहां पर है, स्फीयर के ऊपर है या नहीं, पहले बताओ, t टाइम के बाद वो किसके ऊपर है, स्फीयर के ऊपर है, जिसका रेडियस क्या है, ct है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, आफ्टर इफ photons are emitted at t equal to 0, मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ टाइम 0 पे एमिट होते हैं, उसके बाद भी एमिट होते रहते हैं, उसके बाद भी एमिट होते रहते हैं, तो मैं तो एक इंस्टेंट पे ले रहा हूं कि टाइम 0 पे एमिट हुए, उसके बाद और को भी नहीं पढ़ रहे हैं, उसको बाद में पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, photons are emitted at time 0, then after time t all photons have locus as sphere of radius ct, yes or no? जल्दी बताओ भाई,
टाइम टी के बाद इन फोटॉन्स का लोकस क्या होगा, स्फीयर होगा जिसका रेडियस ct है। पक्की बात है। चलो अब मजेदार बात देखो, इतनी बात हो गई। अब जो इसके बाद एमिट हुए होंगे, जो टाइम 0 के बाद एमिट हुए होंगे, उनका भी लोकस क्या होगा, स्फीयर ही होगा, लेकिन थोड़ा सा पीछे रहेंगे। हाँ या ना, यस और नो। जो बाद में एमिट हुए उनका थोड़ा सा छोटे रेडियस का स्फीयर। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से देखो, ध्यान सुनना बेटा। एक बात बताओ, जो फोटॉन्स इस ब्लैक वाले स्फीयर पे हैं, उन सबका फेज सेम होगा या नहीं होगा? उन सबका फेज सेम होगा। क्यों? क्योंकि टाइम 0 पे उनका फेज सबका सेम था, और टी टाइम बाद सबने सेम पाथ ट्रेवल करा है। तो अगर सेम पाथ ट्रेवल करा है तो उनका फेज टी टाइम के बाद भी क्या होगा, सबका सेम होगा। ठीक है, इतनी बात। तो अब मैं एक पॉइंट लिखने जा रहा हूं, लोकस ऑफ photons having same phase is called as wavefront। क्या कहलाता है? वेवफ्रंट कहलाता है। कोई दिक्कत है इसमें? इज कॉल्ड एज वेवफ्रंट। यस और नो? जल्दी बोलो बेटा। ठीक है, अब तो ये एक वेवफ्रंट हो गई, सेकंड वेवफ्रंट, ये फर्स्ट वेवफ्रंट, ऐसी आगे होगी, थर्ड वेवफ्रंट होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इतनी बात। अब दूसरी चीज, जिस पाथ पे फोटॉन्स चलते हैं उसको हम रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेज। मतलब दीज आर व्हाट, ये क्या हो गई, रेज हो गई कि नहीं हो गई? यस और नो? पाथ ऑन विच फोटॉन्स ट्रेवल आर कॉल्ड एज व्हाट, रेज। वो भी लिख देते हैं। Path on which photons propagate are called as rays। ठीक है भाई, उनको हम रेज कह देते हैं। क्लियर है? अब आपको एक चीज और दिख रही होगी, ध्यान सुनो। एक चीज और दिख रही होगी कि रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट्स। यस और नो? रेज हमेशा वेव फ्रंट के क्या आ रहे हैं, परपेंडिकुलर आ रहे हैं। तो रेज ऑलवेज नॉर्मल टू वेव फ्रंट। हाँ या ना? अब हम यहां कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि स्फेरिकल सोर्स या पॉइंट सोर्स के लिए, स्फेरिकल सोर्स या पॉइंट सोर्स के लिए रेज रेडियली आउटवर्ड हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, एंड वेव फ्रंट्स आर कंसेंट्रिक स्फीयर्स। यस और नो? तो हम कंक्लूड कर देते हैं ओवर हियर, इस केस में रेज आर spherically radial and wave fronts are concentric spheres। yes or no? yes or no? जल्दी बताओ भाई। तो इतनी बात होगी जिसके बारे में पॉइंट सोर्स या स्फेरिकल सोर्स के लिए। अब दूसरे टाइप के सोर्स पे आते हैं बेटा। अब दूसरे टाइप की कहानी पे आते हैं बेटा। दूसरे टाइप की कहानी क्या है? दूसरा सोर्स हमारे पास इनफाइनाइट लीनियर और इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल सोर्स।
इनफाइनाइट लीनियर और इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल सोर्स। मान लो ये मेरे पास एक इनफाइनाइट लीनियर सोर्स है, ठीक है, तो इससे जो फोटॉन्स निकलेंगे ऐसे निकलेंगे हर डायरेक्शन में, हाँ या ना, मतलब सिलिंड्रिकली रेडियल। क्या कहेंगे, रेज कैसी होंगी, सिलिंड्रिकली रेडियल, यस और नो, पक्की बात है, रेज आर सिलिंड्रिकली रेडियल। और वेव फ्रंट्स क्या होंगे, जो कंसेंट्रिक क्या बनेंगे, रेज के परपेंडिकुलर क्या बनेंगे, कंसेंट्रिक सिलिंडर्स बनेंगे। मानते हो या नहीं मानते हो, जल्दी बताओ मुझे। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, हमारे पास एक इनफाइनाइट सोर्स है मान लो, तो ऐसे बाहर की तरफ रेज, ऐसे रेज, ऐसे रेज हर डायरेक्शन में निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। तो रेज, क्योंकि बोर्ड पे तो मैं सिर्फ प्लेन पे ही दिखा सकता हूं, तो क्या कहानी हमारे पास, रेज कुछ ऐसे, ऐसा कुछ। तो रेज आर सिलिंड्रिकली रेडियल, यस और नो, जल्दी बता दो भाई, रेज आर सिलिंड्रिकली रेडियल और नॉट। मतलब देखो हर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में रेज आर सिलिंड्रिकली रेडियल। अब आते हैं वेव फ्रंट्स। ये हमारे क्या हो गए, वेव फ्रंट्स हो गए। आर कंसेंट्रिक सिलिंडर्स। और एक और मजेदार बात, कंसेंट्रिक सिलिंडर्स तो हैं, रेज देखो इन सिलिंडर्स के परपेंडिकुलर होंगी कि नहीं होंगी, जल्दी बताओ मुझे, रेज आर परपेंडिकुलर टू दीस सिलिंडर्स और नॉट। ठीक है, चलो अब इसके बाद तीसरा सोर्स जो हमें पढ़ना है वो देख लेते हैं बेटा। मैंने आपको एक चीज और बता दी बेटा, वेव फ्रंट की डेफिनेशन भी बता दी। वेव फ्रंट की डेफिनेशन क्या है, ऐसा लोकस जहां पर फोटॉन्स सारे के सारे किसमें होते हैं, सेम फेज में होते हैं, यस और नो, जल्दी बोलो बेटा। ठीक है, चलो अब हम आते हैं अगली कहानी पे। अब जरा देखो, इसके बाद अगला खेल क्या आता है हमारे पास, तीसरा सोर्स, सोर्स एट इंफिनिटी। सोर्स एट इंफिनिटी मतलब हमारा सोर्स कहां, इंफिनिटी पे है, ज्यादातर तो हम यही वाला पढ़ते हैं, सोर्स एट इंफिनिटी। अब मजेदार बात बताओ, अगर कोई इंफिनिटी पे सोर्स है तो आपको कैसा दिखेगा, जल्दी बताओ मुझे, आपको कैसा दिखेगा बेटा, जल्दी बोलो। अगर सोर्स इंफिनिटी पे है तो आपको पॉइंट जैसा दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, बच्चे सही कह रहे हैं, पॉइंट जैसा दिखाई पड़ेगा। अब एक काम करो, ये पॉइंट है और ये सोर्स है, और आप कहां खड़े हो, कहीं दूर, यहां पर बहुत दूर इंफिनिटी पे, क्लियर है भाई, आप कहां पर खड़े हो, बहुत दूर इंफिनिटी पे। अब मजेदार बात देखो, इससे जब रेज निकलेंगी, इससे जो रेज निकल रही है आपकी पोजीशन पे, ऑब्जर्वर, ये कुछ पैरेलल जैसी अपीयर करनी कि नहीं करनी, पहले बता दो मुझे, रेज आर अपीयरिंग पैरेलल और नॉट। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि अगर सोर्स हमारा इंफिनिटी पे है तो रेज क्या है, पैरेलल है, ठीक है, तो ऐसी रेज बना देंगे। तो फॉर सोर्स एट इंफिनिटी, rays are parallel
यस और नो, यस और नो बेटा। ठीक है, अब दूसरी चीज, अब अगर इसकी वेव फ्रंट की बात करें तो इसकी वेव फ्रंट क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर ये प्लेन, ये प्लेन, ये प्लेन, यस और नो। तो वेव फ्रंट क्या हो गया, वेव फ्रंट्स आर पैरेलल प्लेन परपेंडिकुलर टू रेज, ये वेव फ्रंट हो गया, ये वेव फ्रंट हो गया, ये वेव फ्रंट हो गया। हम क्या कह सकते हैं, वेव फ्रंट आर पैरेलल प्लेन्स नॉर्मल टू रेज, कितनी बात हो गई, हो गई बेटा। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली तीनों टाइप के अपने क्या कहते हैं सोर्सेस की। इन्हीं तीनों सोर्सेस को हमें पढ़ना है और कुछ ज्यादा हमें पढ़ना नहीं है। अब इन्हीं तीनों सोर्सेस के ही हमारे पास जो भी कहानी आएगी इन्हीं तीनों सोर्सेस के। अब जरा देखो, अब हम सबसे पहले ये डिसाइड करें कब हमारा रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वैलिड होगा और कब हमारा क्या कहते हैं वेव ऑप्टिक्स वैलिड होगा। क्लियर है इतनी बात, कब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वैलिड होगा, कब वेव ऑप्टिक्स वैलिड होगा। ठीक है, तो इस बात को अब देख लेते हैं, जरा देखो एक मिनट। हालांकि इसका मैथमेटिकल प्रूफ मैं आपको बाद में कराऊंगा। ठीक है, इतनी बात कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स कब वैलिड होंगे मैं आपको यहां पर हल्का सा आइडिया दूंगा। ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। लिख लिया सबने? ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा देखो, आप एक चीज देखो, आपके पास यहां पर एक विंडो है बड़ी सी, ये विंडो है, ये ओपन स्पेस है। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ओपन स्पेस इज कॉल्ड एज अपर्चर, अपर्चर ऑफ लार्ज साइज। ठीक है, अपर्चर ऑफ लार्ज साइज। इसके पास में आपके पास यहां पर कहीं पर स्क्रीन है, क्या है, स्क्रीन। अब क्या हो रहा है बेटा, ध्यान सुनो, पीछे से इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, मान लो कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से। तो जो वेव फ्रंट यहां आएगा वो एक प्लेन होगा कि नहीं होगा ऐसे, और जो रेज आ रही होंगी करस्पॉन्डिंग टू इट, वो रेज इस प्लेन के क्या होंगी, परपेंडिकुलर। यस नो, जल्दी बताओ भाई। ठीक है, सोर्स इन्फिनिटी पे है। ठीक है, अब मजेदार बात देखो बेटा, ध्यान सुनो, जहां पर ये ब्लैक वाला हिस्सा है वहां वेव फ्रंट ब्लॉक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है यहां तो वेव फ्रंट ब्लॉक हो जाएगी कि नहीं, इसको देखो, ब्लॉक कर देगा कि नहीं कर देगा, वेव फ्रंट को और रेज को ब्लॉक कर देगा। लेकिन जो ओपनिंग वाला हिस्सा है उससे आपकी रेज और वेव फ्रंट पास करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, जल्दी बताओ मुझे। ठीक, अब जरा देखो, अपर्चर पे हल्का सा बेंड आ जाएगा, वेव फ्रंट का शेप थोड़ा सा क्या कर जाएगा, बेंड कर जाएगा। अब अगर ये बेंड करेगा तो रेज तो हमेशा ये हमारी अपर्चर से पास होने के बाद वेव फ्रंट है रेड कलर की, जो रेज होती हैं वो हमेशा इसके क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो अब जरा देखो, रेज में भी हल्का सा बेंड आएगा कि नहीं आएगा,
ठीक है भाई। अब आप एक चीज देखो, अपर्चर साइज था डी ऑफ अपर्चर, ये लेंथ कितनी थी डी अपर्चर। यहां पर जहां पर लाइट पड़ रही है जिस रीजन में स्क्रीन के ऊपर, दिस इज डी ऑन स्क्रीन, ठीक है। अब जरा देखो इस केस में मैंने बेंडिंग कितनी दिखाई है, ज्यादा दिखाई है कम दिखाई है, जल्दी बताओ मैंने कितनी आपको बेंडिंग दिखाई है, ज्यादा दिखाई है कम दिखाई है, कम दिखाई है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कम दिखाई है तो डी ऑफ स्क्रीन is nearly equivalent to d of aperture, ठीक है। मतलब सीधी सीधी रेज जा रही है इस केस में, हम ये मान सकते हैं रेज आर गोइंग स्ट्रेट, ठीक है। तो इस केस में हम कहते हैं कि शेप ऑफ वेव फ्रंट do not change appreciably इस केस में वेव फ्रंट का शेप एप्रिशिएबली चेंज नहीं हुआ, ठीक है इतनी बात। सो रे ऑप्टिक्स, अगर वेव फ्रंट चेंज हो जाती है तो वेव ऑप्टिक्स डोमिनेंट होगी, और अगर वेव फ्रंट का शेप चेंज नहीं होता है तो रे ऑप्टिक्स डोमिनेंट होगी। तो हम क्या कहेंगे, सो रे ऑप्टिक्स डोमिनेट्स, तो खेल क्या है, अगर वेव फ्रंट का शेप अपर्चर या ऑब्स्टेकल को एनकाउंटर करने के बाद एप्रिशिएबली चेंज नहीं करता है तो कौन सी ऑप्टिक्स डोमिनेट करेंगे, रे ऑप्टिक्स। क्लियर है, लिख लो इस बात को, नोट कर लिया जो बोर्ड पे लिखा हुआ है आपके पास, जो बोर्ड पे नोट कर लिया हो तो यस लिख दो एक बार, ठीक है। अब आप लिखो जरा, लिखो इफ shape of wavefront do not change appreciably, if shape of wavefront do not change appreciably on passing through aperture or obstacle, on passing through aperture or obstacle, then we can say ray optics is dominant. क्लियर भाई, क्लियर है तो यस लिख दो एक बार। अब दूसरा केस ले लेते हैं, अब दूसरा केस देखो बेटा, अब जरा देखो, अगर मैं अपर्चर छोटा ले लेता हूं, बहुत छोटा सा ये अपर्चर आ गया, अब पीछे इंफिनिटी से वेव फ्रंट आ रहा है तो वेव फ्रंट तो ऐसे ही आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये रेज आ रही है। अब आप एक बात बताओ, क्योंकि अपर्चर छोटा है तो हमारे पास इस जगह पर वेव फ्रंट में कुछ ऐसी बेंडिंग आएगी ब्लू कलर से जो दिखा रहा हूं मैं। अब जरा देखो एक मिनट, रेज नॉर्मल टू वेव फ्रंट होती हैं। अब आप एक बात बताओ, ये डी ऑफ स्क्रीन हो गया, यस और नो,
और ये d ऑफ अपर्चर है। d ऑफ स्क्रीन इज मच लार्जर देन d ऑफ अपर्चर, यस और नो? ठीक है। अब इस केस में देखो, शेप ऑफ वेव फ्रंट चेंजेस अप्रिशिएबली, सो वेव ऑप्टिक्स इज डोमिनेंट, यस और नो? सो वेव ऑप्टिक्स इज डोमिनेंट। इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी है बेटा, ठीक है? इसका मैथमेटिकल प्रूफ को क्या कहते हैं, किसी को पता हो? जिसको पता हो बता दो भाई। इसका मैथमेटिकल प्रूफ मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अगर मैं नाम जानना चाहूंगा आपसे कि किस किताब में कहां पर दे रखा है मैथमेटिकल प्रूफ इसका, तो मुझे बता सकते हो आप, किसी को याद हो? फ्रैक्शनल डिस्टेंस के नाम से एनसीईआरटी में एक टॉपिक है, ठीक है, जहां पर रिजॉल्विंग पावर वगैरह उसने एक्सप्लेन करी है, तो वहां पर हम बात करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। क्लियर है? फ्रैक्शनल डिस्टेंस के नाम से कहा जाता है, ठीक है। अब सुनो भाई, लिख लो इस बात को भी, लिखो। तुम लोग सब कहते हो हम बोर्ड के लिए अच्छा सा पढ़ के आए हैं, चलो बोर्ड में आ जाता तो तुम फेल हो जाते सारे के सारे, हाँ या ना? अरे एनसीईआरटी तो बहुत सारे लोगों ने खूब ढंग से पढ़ी होती है, पता नहीं कैसे पढ़ी होती है, उन्हें पता ही नहीं होता कौन से पेज पे क्या है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं मैं सारी एनसीईआरटी कराऊंगा, तो कोई एनसीईआरटी के चक्कर में पढ़ना नहीं, ठीक? अब लिखो जरा, लिखो, इफ शेप ऑफ वेव फ्रंट changes appreciably, if shape of wavefront changes appreciably, if shape of wavefront changes appreciably on passing through aperture or obstacle, on passing through aperture or obstacle, then वेव ऑप्टिक्स इज डोमिनेंट। अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे, कुछ दिनों बाद देख लेंगे। अभी हम रे ऑप्टिक्स पढ़ लें, देन वेव नेचर डोमिनेट्स, ठीक है। अब आ जाते हैं रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे हम पहले, ठीक है, इतनी बात। अब रे ऑप्टिक्स अगर हम पढ़ेंगे तो अपने आप ये बात डिसाइड हो गई कि जो अपर्चर या ऑब्स्टिकल है वो बड़े साइज का है, यस और नो? यस और नो? अगर हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो ये अपने आप मान लेना है कि अपर्चर और ऑब्स्टिकल का साइज क्या है, बड़ा है। क्लियर है? ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी रे ऑप्टिक्स। अब सुनो भाई, bunch of rays is called as beam, मतलब बीम क्या होता है? bunch of rays, बहुत सारी रेस के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? बीम कहते हैं। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है? जल्दी बोलते जाओ, यस लिखते जाओ, वाई लिखते जाओ, ठीक है। दूसरा, अगर हमारे पास रेज ऐसी हैं, ठीक है, इतनी बात, तो इसको कहते हैं कन्वर्जिंग बीम। देखो जरा, कन्वर्ज कर रही है कि नहीं कर रही है, यस और नो? अगर ऐसे हैं इसको कहेंगे हम डाइवर्जिंग बीम। ठीक है। और अगर ऐसा है पैरेलल बीम, मानते हो या नहीं मानते हो? बेकार सी बातें हैं, यस और नो? चलो अब आपसे पूछना चाहूंगा, जब भी हम रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं बेटा तो हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं, मैं बता दूं आपको। एक होता है ऑब्जेक्ट, एक होता है ऑप्टिकल डिवाइस, वो मिरर हो सकता है, लेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रिज्म हो सकता है, जो भी है, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स पढ़ते हुए हमारे पास तीन चीजें हैं, ऑब्जेक्ट, ऑप्टिकल डिवाइस, दैट कैन बी मिरर, किसी भी टाइप का मिरर, प्लेन और स्फेरिकल, लेंस,
प्रिज्म, ठीक है, एनी रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो हो गया लेंस वगैरह, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तीसरा हमारे पास इमेज, ये तीन चीजें होती हैं और कुछ नहीं होता है, क्लियर है? ठीक है भाई, ये तीन चीजें होती हैं। अब ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट से रेज ऑप्टिकल डिवाइस पे पड़ती हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट से रेज ऑप्टिकल डिवाइस पे पड़ती हैं। मतलब ये ध्यान रखना, अगर रेज का एरो ऑप्टिकल डिवाइस की तरफ है तो वो रेज ऑब्जेक्ट की हैं। बात समझ में आई? अगर ये मेरे पास ऑप्टिकल डिवाइस है, ध्यान सुनना, ये कोई ऑप्टिकल डिवाइस है, ये ऐसी रेज है, तो दीज रेज आर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यस और नो? या ऐसा भी, ये भी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट है क्योंकि रेज ऑप्टिकल डिवाइस की तरफ है, यस और नो? ठीक है भाई, तो आप सबसे पहले लिखो इफ रेज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ऑप्टिकल डिवाइस, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं चलता हम कर क्या रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट ही नहीं पता, इमेज ही नहीं पता और पूरी ऑप्टिक्स पढ़ लेते हैं बेवकूफी में, ठीक है। लिखो जरा, इफ rays are towards optical device, then rays are from the object, then rays are from the object, yes or no? मेरी बात समझ में आ रही है? अगर रेज ऑप्टिकल डिवाइस की तरफ है, एरो रेज का ऑप्टिकल डिवाइस की तरफ है, तो वो रेज ऑब्जेक्ट से आ रही है। गरिमा मैं क्या कह रहा हूं, देख ये रे ऐसे ऐसे, ये ऑप्टिकल डिवाइस है, लेंस हो सकता है, मिरर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये रेज का एरो किधर की तरफ है, जरा देखना किसकी तरफ है गरिमा, गरिमा किसकी तरफ है रेज का एरो दोनों केस में? गरिमा आप जल्दी आ जाओ बेटा। मैंने क्या कहा, अगर रेज का एरो ऑप्टिकल डिवाइस की तरफ है तो वो रेज ऑब्जेक्ट से आ रही है, ठीक है, मैंने इतनी बात बोली है। अब अगली चीज, अगर हमारे पास ये ऑप्टिकल डिवाइस है और रेज ऑप्टिकल डिवाइस से दूर जा रही है, तो यानी कि वो रेज इमेज की है। मतलब देखो जरा, ये रेज ऑप्टिकल डिवाइस से अवे, रेज ऑप्टिकल डिवाइस से अवे, तो इट मींस these rays will form image। तो लिखो जरा, if rays are away from optical device, if rays are directed away from optical device, if rays are directed away from optical device, if rays are directed away from optical device, then those form image, those form image। क्लियर हो गई बात? बात क्लियर हो गई तो यस लिखो, ठीक है। अब इसके बाद अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट क्या होता है, जल्दी बताओ मुझे। ऑब्जेक्ट क्या होता है? रे ऑप्टिक्स के टर्म में बताना है, जल्दी बताओ। चलो एक चीज और लिखो, जब आपने एक चीज लिखी, अभी हमने लिखा कि जो रेज ऑब्जेक्ट की तरफ, सॉरी ऑप्टिकल डिवाइस की तरफ आती हैं, वो रेज किसकी होती हैं? ऑब्जेक्ट की होती है, यही बोला था मैंने। जो रेज ऑप्टिकल डिवाइस की तरफ आती हैं उनको मैंने क्या कहा था? ऑब्जेक्ट की रेज कहा था, यस और नो? तो लिखो, उसी में लिख लो, सच रेज आर कॉल्ड एज इंसिडेंट रेज। जो रेज ऑप्टिकल डिवाइस की तरफ आती है उनको हम इंसिडेंट रेज भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रेज। जो रेज ऑप्टिकल डिवाइस की तरफ डायरेक्टेड होती है उनको हम इंसिडेंट रेज भी कहते हैं, ठीक है। लिख लिया? लिख लिया सबने? अब जो रेज ऑप्टिकल डिवाइस से अवे जाती हैं उनको हम रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज कहते हैं। तो लिखो जरा, रेज अवे फ्रॉम ऑप्टिकल डिवाइस आर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज। रेज अवे फ्रॉम ऑप्टिकल डिवाइस आर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज।
ठीक है भाई। अब एक और चीज, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। अब लिखो जरा ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखो सब लोग, लिख लिया? लिख लिया भाई? तो लिखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज is called as position of object, is called as position of object। अच्छा ठीक है, चलो अभी आज यहीं छोड़ेंगे मीटिंग, ठीक है? कल ऑब्जेक्ट वगैरह के बारे में बात करेंगे।